हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन कंपोनेंट है सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। पहला जो है कि इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं। सेकेंड है आपका सोसाइटी, जहां हम लोग रहते हैं, हमारा समाज। और तीसरा है इकोनॉमिक, जो कि जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के रूप में यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलप करते हैं और यहाँ पे इकोनॉमिक जनरेट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ठीक है, तो इस ढंग से तीन यहाँ पे एक्सपेक्ट है, तीन कंपोनेंट्स इसको समझ सकते हैं जहाँ पे हमको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखना है। तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे आपस में इंटरलिंक है? तो इसमें अगर है कि इन्वायरमेंट से हम सामान रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, या अंडरग्राउंड माइनिंग से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को लेंगे। वहाँ से लेने के बाद हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन जहाँ होगा, कहाँ होगा, इंडस्ट्री में, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग में। तो इस ढंग से ट्रांसपोर्टेशन में, सर्विसेज कैसे, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। तो अगर कोई चीज़ आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर अपना सर्विस दे रहा है, लॉयर अपना सर्विस दे रहा है, तो इस ढंग से जो सर्विसेज है उस फॉर्म पर इकोनॉमिक जनरेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, हाउस होल्ड वर्क से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, और सबसे मेन जो है इंडस्ट्री से आप कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री में पहले तो हमने इन्वायरमेंट से सामान हमने लिया, ठीक, वहाँ से लेकर हमने क्या किया, इकोनॉमी बनाया। और इकोनॉमी बनाने के बाद उसको हमने कहाँ करेंगे, यूज हम करते हैं अपने फ़ायदा के लिए। हम ही जो लोग हैं वही इसको परचेज करते हैं, सोसाइटी ही है जो परचेज करता है। जानवर और प्लांट के लिए तो ज़रूरत नहीं है, उन लोग के पास परचेजिंग पावर है नहीं, वो तो खरीदते नहीं है। तो सोसाइटी है मेनली। कहाँ यूज होता है, इंड यूजर कौन है, हम लोग सोसाइटी है। अब ओवर यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ की वजह से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है चीज़ों का, जहाँ पे इन्वायरमेंट का ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और इन्वायरमेंट से अगर दिक्कत में आएगा तो उसके वजह से हम लोग भी, सोसाइटी का जो पार्ट है, हम लोग भी प्रॉब्लम में आएंगे और फेस भी कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो इस ढंग से हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर देखें कि मेनली जो स्टार्ट, जहाँ से सोर्स कौन सा है, इन्वायरमेंट, वहाँ से हमने सामान को पिक किया, रॉ मटेरियल्स पिक किया। उसके बाद हमने इकोनॉमी जनरेट किया इंडस्ट्री में, और उसके बाद लास्ट इंड यूजर कौन सा है, हम लोग है जहाँ पे यूज़ किए। तो हम मेनली कहाँ करेंगे, सबसे पहले डिस्टर्ब इन्वायरमेंट को करेंगे। और इन्वायरमेंट को से कौन कौन सा असर होता है इन्वायरमेंट पे, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट आपका है कि जो रिसोर्सेज है, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, ठीक है, या माइनिंग से कोल अगर है, कोल, या फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर रहे, पेड़ पौधे को काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, अपने फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। वाटर का यूज़ कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लेवल नीचे होते जा रहा है, क्योंकि हम एक्सेसिस में इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिस रफ्तार से हम पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, उस रफ्तार से पानी, जो बारिश होता है, बारिश से फिर वो पानी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए उस रफ्तार से नीचे नहीं जाएगा, तो लेयर दिन पर दिन घटते जा रहा है। और एक टाइम आएगा जहाँ पे बहुत सारा एरिया बंजर या डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर कहीं चेन्नई का यही केस हुआ था कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या क्या दिक्कत आता है और डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे कि सिलेबस बढ़ते जाएगा। अभी शॉर्ट में इसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस। उसमें क्या दिक्कत है कि जो हमारे पास प्लांट और प्लांट कटिंग करने से, और वहाँ पे सॉइल का इरोजन होने से, सॉइल या फिर केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, तो उसकी वजह से सॉइल का पॉल्यूशन होना या फिर वाटर का पॉल्यूशन होना, इसकी वजह से बहुत सारे स्पेसीज हैं, वो चीज़ भी, उसको भी इंस्टिंक्ट होते जा रहा है, वो भी खतरे में है। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसको हमने जीव जंतु वो इंस्टिंक्ट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उसका माहौल, जो माहौल रहने का है, पक्षी भी हैं, बहुत सारे पक्षी भी हैं, वो इसका स्पेसिस ख़त्म हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको टाइगर की बात करें, कुछ पार्ट में आपको टाइगर है,
तो लिमिटेड मात्रा में है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक लॉसेज है इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा में आपका आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या समझते हैं कि पेड़ पौधा जो काट रहे हैं, पेड़ पौधा क्यों काट रहे हैं, हमने क्या किया, फॉरेस्ट को काट करके हम शहर बसा रहे हैं। ठीक है, शहर बसा रहे हैं या फिर हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उसको क्या कर अर्बनाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सिस्टम जो है स्टेबिलिटी वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, और इसकी वजह से बहुत सारा डिसएडवांटेज है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है जो कि आगे सिलेबस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन। ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रहा है, हम आजकल यूज़ करते हैं, मतलब कुछ सालों से यूज़ कर रहे हैं कूलिंग के लिए, जैसे कि फ्रिज है, एसी है। तो अगर यूज़ करते हैं तो उसमें जो गैस रिलीज होता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थ के सबसे टॉप लेयर पे पहुंच जाता है लाइटर वेट होने की वजह से, और ये ऊपर का लेयर जो होता है वहाँ पे पहुंचता है, उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे पहुंचेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि वहाँ पे CFC जो होगा सनलाइट से जब रिएक्ट करेगा तो वो क्लोरीन में टूट जाता है, और एक क्लोरीन क्या करता है, ओजोन लेयर O3 से यहाँ पे रिएक्ट करता है, जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, अलग कंपाउंड बनाता है और इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगा तो उससे क्या होगा, ओजोन जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है, धरती पर आने नहीं देता है। अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो धरती पे आएगा और बहुत सारा जैसे स्किन डिजीज है और बहुत सा और नुकसान क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक नुकसान है जो कि इन्वायरमेंट को हम सोसाइटी ही अपने फ़ायदे से यूज़ करते करते इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट आपका है एसिड रेन की वजह से जो एसिड डिपॉजिट हो रहा है। रेन क्या हुआ, बहुत सा केमिकल जैसे कि सल्फर है, सल्फर इन्वायरमेंट में हम रिलीज हो रहा है, मीथेन का पार्ट है रिलीज हो रहा है, बहुत सारे गैसेज है जो कि अनवांटेड है, पॉइजनस है, तो वो क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है। पॉइजनस बहुत मात्रा में नहीं, हल्का मात्रा में है, लेकिन अगर वो चीज़ अगर थोड़ा कंज्यूम होते रहे लंबे टाइम के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकता है। तो ये गैसेज जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं ये क्या करते हैं, हवा में घुले रहते हैं। अगर बारिश होगा तो क्या करेगा, वो पानी के साथ मिलकर वो तालाब में, नदी में वहाँ पे जाएंगे और उसकी वजह से आपका एसिड का डिपोजिशन होगा। वही पानी सॉइल भी एब्जॉर्ब करेगा, वही सॉइल जब एब्जॉर्ब करेगा तो वही क्रॉप जो हम प्लांट करेंगे वही प्लांट भी ऑब्जर्व करेगा, तो केमिकल कहीं ना कहीं चैन बना लेगा और घूम फिर कर एनिमल्स या प्लांट्स में या फिर हम लोग के इंसान को सभी को नुकसान क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एसिड डिपोजिशन जो एसिड रेन की वजह से है वो भी एक नुकसानदायक है। नेक्स्ट आपका आता है डिजर्टिफिकेशन। नाम से ही पता है कि डिजर्टिफिकेशन क्या है कि हम अगर पेड़ पौधा को काट रहे हैं तो पेड़ पौधा को काट रहे, वेजिटेशन जो है, जो जितने भी बड़े बड़े मतलब प्लांट्स है अपने काट कर फर्नीचर का रिक्वायरमेंट है। हर घर नए घर बन रहे हैं तो अपने शौक के लिए फर्नीचर यूज़ करते हैं या प्लाई यूज़ करते हैं, डायरेक्टली लकड़ी यूज़ करें, प्लाई यूज़ करें, या बहुत सा दूसरे पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं वुड को पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधा काट रहे हैं। पेड़ जितना हम काटते जाएंगे उतना फास्ट रेट से हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो एक तो आपका कि ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा कम होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, वो आपका एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। ओके, सेकेंड है कि सॉइल इरोजन होगा। जो पेड़ का जो जड़ होता है वो क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, तो जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता है। अगर ये चीज़ हट जाएगा पेड़ पौधा, सॉइल इरोजन होगा, और जो भी पानी बरसात के पानी या नदी के पानी की वजह से वहाँ का मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह मूव होगा, जो कि सॉइल में उतना मजबूती नहीं मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूट्रोफिकेशन। इसमें आपको क्या है कि वाटर जो पॉल्यूट हो रहा है,
फर्टिलाइजर्स है, जितने भी फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी इंडस्ट्री है वो क्या करता है अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली तालाब में, ठीक है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजर्स है। और फर्टिलाइजर्स बहुत सा नदी है, अभी देखा कि गंगा नदी को भी पवित्र करने का कोशिश किया जा रहा है, और यमुना नदी अपनी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उसको भी कोशिश किया जा रहा है कि उसका पॉल्यूशन फ्री करे। तो पॉल्यूशन को हटाने के लिए हम बहुत सारे स्कीम निकाले हैं। एक कंडीशन क्यों आया, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो गया कि वो पानी पीने के लिए भी नहीं अभी सूटेबल है, ठीक है। पहले जो गंगा नदी इतना पवित्र माना जाता था, आज वो पानी उतना सूटेबल नहीं, क्योंकि वो केमिकल हो गया, बहुत सा केमिकल है, ठीक है। गंगा नदी में फिर भी पानी का फ्लो का मात्रा बहुत फास्ट है, तो उतना केमिकल डिपोजिशन नहीं हुआ है। लेकिन और दूसरे नदी की बात करें जिसमें फ्लो रेट उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें केमिकल्स का डिपोजिशन ज़्यादा होगा। अगर तालाब की बात करें, लेक्स, तो वहाँ पे पानी का फ्लो है नहीं, वो पानी में केमिकल्स जो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उस पानी के ऊपर में एल्गी या बहुत से जो हरे हरे प्लांट्स देखते हैं पानी के ऊपर में, तो वो चीज़ वहाँ पे जमा हो जाते हैं, वो सपोर्ट करता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एल्गी जो ऊपर में लेयर प्लांट्स या वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो जमा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को पानी से घुलने से वो कट ऑफ कर देते हैं, रोक लेते हैं। और अगर ये रुक जाएगा तो उससे क्या नुकसान है, जो यहाँ के अंदर में फिश है तो उसको सही से पानी का ऑक्सीजन का मात्रा उसको सही से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान ही है। नेक्स्ट आपका आएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में आप समझ सकते हैं कि अगर जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कुछ गैसेज है जिसमें कि हीट को अब्जॉर्ब करने का उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो हीट है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है। अगर दिन के टाइम में जैसे सूरज का किरण आया तो उसके वजह से हीटिंग होगा, इंफ्रारेड किरण से हीटिंग होगा। अब हीटिंग होगा तो क्या होता है, रात के टाइम में ऑटोमेटिक वो ठंडा हो जाता था, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में है या नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड कम मात्रा में है, तो उसी वजह से क्या होगा कि उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। रात में जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, सूरज का किरण हटेगा और चांद की वजह से, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर अपने आप कूल हो जाता था इन्वायरमेंट का। पर अब क्या हो रहा है, वो ग्रीन हाउस गैसेज वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, और हीट को जैसे ही एब्जॉर्ब करके रखेगा तो क्या करेगा, उतना आसानी से कूल होने नहीं देगा। इसलिए धरती का टेम्परेचर बहुत लंबे टाइम में, अगर 10 साल में बात करें तो धरती का टेम्परेचर कुछ 0.5 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। और इसकी वजह से दिक्कत क्या आएगा, इसकी वजह से जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स है, वो पिघल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी डिटेल में बात करेंगे कि क्यों है, इसका क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसका डिटेल में टॉपिक आएगा। तो यहाँ तक आज इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।